बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में लोक प्रशासन विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला जो प्रश्न पत्र है, भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, तथा दूसरा जो प्रश्न पत्र है भारत में राज्य प्रशासन। हम पहला प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाएं का अध्ययन पहले करेंगे। इस प्रश्न पत्र में भारत में प्रशासनिक संस्थाएं जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में स्थापित है, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। भारत में किस प्रकार का राज्य स्थापित है, आपके सिलेबस के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों के बारे में बताया गया है। हस्तक्षेपवादी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य एवं प्रशासनिक राज्य। साथ ही प्रशासनिक संस्थाएं के रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकतांत्रिक प्रशासन, लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारत के संदर्भ में संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे केंद्रीय वित्त आयोग, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, रेलवे बोर्ड, भारत का रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि का बीए पार्ट सेकंड के इस प्रथम प्रश्न पत्र में अध्ययन करेंगे। इस पहले प्रश्न पत्र का जो आपका पहला जो अध्याय है वह है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। लोक प्रशासन एक विकासमान एवं गतिशील विषय होने के फलस्वरूप निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन लोक प्रशासन की प्रकृति में ही समाहित है। इसके फलस्वरूप देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप इसमें परिवर्तन होते रहना स्वाभाविक है। लोक प्रशासन सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित होने के साथ ही सामाजिक तथा राजनीतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। ये राजकीय प्रशासन है। अतः देश में होने वाले विभिन्न राजनीतिक वैधानिकता प्रशासनिक परिवर्तनों का इस पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी देश की प्रशासनिक संस्थाओं पर उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होगी किसी देश में, वो इस पर्यावरण से प्रभावित होती है और पर्यावरण को प्रभावित भी करती है। प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति व स्वरूप उस राष्ट्र में प्रचलित समाज व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसी भी देश की प्रशासकीय व्यवस्था
अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में जो प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक संस्थाएं पाई जाती है, उनका स्वरूप और प्रकृति उस राष्ट्र की विशिष्ट राजनीतिक स्थिति और आर्थिक व्यवस्था से ही एक निर्णायक सीमा तक प्रभावित और अनुप्रमाणित पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज में शासन की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित ना होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में नियत होती है, जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सभी शक्तियाँ राज्य में नियत होती है। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन तथा समाजवादी समाज में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज दोनों के लक्षणों को अपनाया गया है। भारत इन्हीं राष्ट्रों में से एक माना जा सकता है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के अध्ययन के पूर्व दोनों प्रकार की समाज व्यवस्थाओं एवं प्रशासनिक संस्थाओं की अवधारणा को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन प्रशासनिक संस्थाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है आप लोगों को। ऐसी संस्थाएं जो शासन संचालन के लिए स्थापित की गई हो, ये संस्थाएं शासन व सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें मानव जीवन से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, संवैधानिक, भौगोलिक, प्रशासनिक आदि सभी पक्षों से संबंधित संस्थाएं अस्तित्व में आई है और इन संस्थाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वे देश के विविध क्षेत्रों में कार्यशील भी है। जब इस प्रकार निर्मित संस्थाएं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में क्रियाशील सरकारों के अधीन उनके निर्धारित उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए काम करती है, तो इन्हें प्रशासनिक संस्था कहा जाता है। प्रशासनिक संस्थाएं कहने का तात्पर्य है कि किसी भी देश में सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और सरकार के जो प्रगतिशील जो लक्ष्य है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए कार्य संचालन के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है और सरकार जिन संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है, ये ही प्रशासनिक संस्थाएं हैं। ये संवैधानिक हो सकती है, ये गैर संवैधानिक हो सकती है, जिनके माध्यम से सरकार अपने लक्ष्यों को, जनता की जो उद्देश्य है, जनता के जो सार्वजनिक कार्य है, उन सार्वजनिक कार्यों की इन संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है और यही देश के कार्य संचालन करती है। ये संस्थाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे सरकारी कामकाज के संचालन हेतु गठित केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय, राज्य स्तर पर विभाग, संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत गठित संवैधानिक संस्थाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, विधानमंडल या संसद के अधिनियम
या कानूनों के अंतर्गत गठित संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग इत्यादि। इसी प्रकार संसद या राज्य में विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा लोक उपक्रमों के रूप में गठित विभिन्न लोक उद्यम जैसे रेलवे, डाक तार, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, भारतीय पेट्रोलियम या परिवहन निगम आदि। कतिपय संस्थाएं सरकार के कार्यकारी आदेश से भी अस्तित्व में आती हैं, जैसे पूर्ववर्ती प्लानिंग कमीशन या वर्तमान में नीति आयोग। भारत में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न नामों जैसे आयोग, परिषद, बोर्ड, अधिकरण, संस्थान, निगम, प्रतिष्ठान, संगठन, प्राधिकरण, अभिकरण, ब्यूरो, ट्रस्ट, सोसाइटी, मिशन आदि के रूप में जो ये संस्थाएं गठित की गई है, वे अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किए जाने के कारण प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में जानी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं स्थापित की गई है, कुछ तो संविधान के माध्यम से संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक बॉडी है, कुछ संसद के अधिनियमों और कानूनों के माध्यम से स्थापित है, कुछ कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित की गई है। ये तीनों प्रकार की जो नियम इनके स्थापित करने के हैं, उनके आधार पर ये भारत में ये संस्था स्थापित है और ये निरंतर अपना कार्य करती रहती है। इन संस्थाओं का विकास या जन्म जैसे जैसे देश काल की आवश्यकता होती है, मांग होती है, समस्या होती है, उनके अनुरूप गठित होती रहती है। उनका स्वरूप संवैधानिक हो सकता है, गैर संवैधानिक हो सकता है और उसके अनुरूप वो निरंतर स्थापित होती रहती है। अब आपको लोकतंत्र के बारे में समझाया जाएगा। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जहां सभी प्रकार के निर्णय सामूहिक रूप से जनता द्वारा लिए जाते हैं या लिए जाते हों। शासन की सभी प्रकार की कार्य संचालन गतिविधियों में जनता की सहभागिता हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनता की सहभागिता सरकार की उस प्रणाली से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ये प्रतिनिधि वैक्स मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्वक चुने जाते हो। सामान्यतः रूप में लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, दो शब्दों से बना है। जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, लोक प्लस जनता या सत्ता, लोगों की जो सत्ता है, लोगों के हाथ में जो सत्ता नियत है, वही लोकतंत्र है। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ लोगों की सत्ता या शासन से है। अब समाजवाद का अर्थ आपको बताया जाएगा। समाजवाद क्या है? सामान्यतः अर्थ में समाजवाद वर्ग विहीन है, जिसमें कोई वर्ग नहीं हो, शासन व्यवस्था से है। ऐसी वर्ग विहीन शासन व्यवस्था से है जहां समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती हो तथा शासन का साधनों पर अधिकार रहता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की मूल मान्यता यही है कि समानता स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता की बड़ी आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। भारत में समाजवाद का लक्ष्य आर्थिक न्याय प्राप्त करना निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 14 और 16 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे।
समाजवादी की अवधारणा के अंतर्गत राज्य को उन सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व किया जाता है जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वित्तीय संसाधन समाज के एक ही वर्ग में केंद्रित न हो जाए। राज्य पूंजी और भूमि के अधिकार के विषय में उचित नियमों का निर्माण करती है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि उनका प्रयोग कुछ विशेष व्यक्तियों के लाभार्थ न होकर जनसाधारण के हित में संभव हो सके। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय व समानता के वातावरण का सर्जन करना समाजवाद का लक्ष्य होता है। कहने का अर्थ है समाजवाद जिसमें राज्य का साधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण हो, राज्य किसी विशेष वर्ग को फायदा नहीं पहुंचाए, सभी को समानता के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता हो। और कहने का अर्थ यह है कि जो पूंजीपति है उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए और नीचे के जो व्यक्ति जो नीचे के तबके के हैं उनको टैक्स से छुटकारा मिले और उनके उत्थान के लिए कार्य करें। यही समाजवाद है। धन्यवाद।